हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को डिटेल में कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है, नहीं आ रही है। जिनको भी नहीं आ रही है उनकी बात अलग है, पर जिनको भी पसंद आ रही है उनके लिए ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इस बार हम बिना रुके एनसीईआरटी जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। लगातार पूरी एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर देंगे। जिसको जब देखनी है देखे, हम अपनी सीरीज तैयार करके रख देंगे। जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, क्योंकि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है चैप्टर को कंप्लीट करना जल्दी से जल्दी। तो 15 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगी ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि हमारे क्लास 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है, सॉरी फोर्थ चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं यही बोलूंगी, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बट वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद। चलिए हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके नोट्स हमारे पास यहाँ पर रेडी है हमारे, ठीक है। चलिए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखिए, सबसे पहले हमारी बात की गई है किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू WHO। तो पहला क्वेश्चन आता है, भाई WHO कौन है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया की तंदुरुस्ती की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोलते हैं WHO। इसने बोला था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। यानी कि अगर एक पर्सन पूरी तरह से, अगर आप बोल रहे हो कि रिप्रोडक्टिवली कौन एक्टिव है या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसकी बेस्ट है, तो ऐसा पर्सन जो फिजिकली यानी बॉडी के अकॉर्डिंग भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जैसे हमने हेल्थ पढ़ी थी, याद है? हेल्थ भी पढ़ना है आगे चैप्टर। फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि वो इस इमोशन से भी सही होना चाहिए। मतलब रिप्रोडक्शन कर लिया, मान लीजिए एक फीमेल है, वो पेरेंट बन रही है, मदर बन रही है, तो उसको भाई उसकी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो, मतलब उसके खुद के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए ना। कई होती है फुकड़ी फुकड़ी, अब वो बेचारे बच्चे को कैसे 9 महीने रखेंगे अपनी यूट्रस के अंदर? तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है खुद की हेल्थ, यानी कि फिजिकली उस महिला में या उस फीमेल में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे को 9 महीने तक रख सके, उसे पालन पोषण दे सके, ठीक है। उसके बाद इमोशनली भी उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि भाई मैं मां बनने वाली हूं, मुझे उसके अकॉर्डिंग अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करना होगा, ठीक है। इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए उसे। तीसरी क्या हो गई? बिहेवियरल, यानी उसको बिहेवियर में भी वो चीज दिखनी चाहिए, उसको उसके अपने माइंडसेट को रेडी करना होगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है। और फिर सोशल, यानी उस सोसाइटी भी तैयार होनी चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जब आप जो है पूरी तरीके से ठीक है 4 चीजों में, फिजिकल यानी भौतिक रूप से, इमोशनल यानी भावनात्मक रूप से, बिहेवियरल यानी कि व्यवहारात्मक रूप से, और सोशल यानी सामाजिक रूप से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो इंडिया में पहली बार, देखो इंडिया में पहली बार ये टॉपिक शुरू किया गया कि भाई जनता को अवेयर करो, रिप्रोडक्शन के बारे में बताओ, ठीक है। उन्हें पता लगना चाहिए प्रजनन के बारे में, मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल मेल प्रजनन तंत्र, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया ने इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 के अंदर। कब? 1951 के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एमनियोसेंटेसिस की बात की गई है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखिए आपने सुना होगा पहले के टाइम में क्या होता था, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर के पास जाके एक टेस्ट करवाते थे। उस टेस्ट से क्या पता लग जाता था कि भाई लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती थी तो लड़की को मार दिया जाता था, ठीक है। इस वजह से इस पे बैन कर दिया गया। वो जो प्रोसेस थी उसी को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि महिला की जो यूट्रस होती है उसके अंदर जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो एक फ्लूइड होता है, एक तरल पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड से हमें बच्चे का क्रोमोसोमल पैटर्न पता लग जाता है, ठीक है। क्या पता लग जाता है? क्रोमोसोमल पैटर्न पता लग जाता है। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग इट, यानी बच्चे को जो सराउंड कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, उससे उसका क्रोमोसोमल पैटर्न पता करना, जिससे कि हमें पता लग जाता था उसका जेंडर। लेकिन यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जेंडर पता करने के लिए यूज किया जाता था, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज थी क्योंकि इससे हमें कई फायदे भी होते थे। क्या फायदे होते थे? देखो, क्रोमोसोमल पैटर्न पता लग रहा है तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर पता लगते थे कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। अगर बच्चे में कमी है तो क्यों उस बच्चे को दुनिया में लाके उसको जीने के लिए मुश्किल बनाना उसकी लाइफ को? तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी इससे पता लगते थे, बट इस पे बैन कर दिया गया, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है भाई? ये बोल रहे हैं कि हमारी जो जस्ट अ सेकेंड,
यस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब कि अब देखिए फैमिली प्लानिंग की बात कर ली गई है, तो फैमिली प्लानिंग के अंदर हमें कंट्रोल भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लगाने जरूरी है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, एक होते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जो बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल की बात करेंगे, उससे पहले हम बताएंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन होता है, ऐसी कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आइडियल हो। सबसे पहले वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, कि यानी कि इजी यूज होनी चाहिए, यानी सबको समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसे ऐसे यूज की जाएगी, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होनी चाहिए कि जब जरूरत हो आप जाओ मेडिकल शॉप पे उसे ले आओ, ठीक है। इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी ऑब्वियसली असरदार तो होनी चाहिए, असरदार ही नहीं है तो क्यों खरीद के पैसे लगाओ और मेहनत भी करो, ठीक है। रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी कि आप उसे इजीली यूज कर सको। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट ना ही हो या बहुत ही कम हो, क्योंकि कोई इंसान क्यों चाहेगा कि मैं कोई चीज यूज करूं, मैं कोई दवाई यूज करूं या मैं कुछ भी लूं और वो मुझे ही नुकसान करे, तो वो क्यों चाहेगा ऐसा, ठीक है। तो नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी उसका हमारे जो सेक्सुअल डिजायर है, हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, इनकी मन की इच्छा के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेचुरल मेथड की बात करते हैं। नेचुरल मेथड है तीन हमारे मेथड, पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, दूसरा है विड्रोल और क्वाइटस इंटरप्टस, और तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरेया। तो देखिए पहले में पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस होता है, देखिए हम सभी को पता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि फीमेल के अंदर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन का दिन होता है, जिसमें मैक्सिमम सर्ज आती है 14th डे, जिसमें हमें मैक्सिमम मानते हैं कि ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, वो 14 डे मैक्सिमम फर्टिलिटी वाला पीरियड है, कि ओव्यूल आया है उसी दिन स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, बच्चा आ जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो 11 to 17th डे, 10वें से 17वां दिन, 10th to 17th डे जो है उसे बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड, यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें अगर सेक्स किया जाए, जिसमें अगर इंटरकोर्स किया जाए तो मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो ये फर्टाइल पीरियड के अंदर आप ना करो। ये है नेचुरल तरीका कि भाई ये 10वें से 17वां दिन जब तेरा आए तो उस टाइम हम क्वाइट जो इंटरकोर्स है वो नहीं करेंगे, उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये है नेचुरल मेथड, लेकिन ये कम काम करता है ऑब्वियसली। फिर आता है इसके चांसेस भी कम होते हैं कि असर करे, क्योंकि बाकी के दिन भी चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है, इसमें मैक्सिमम होते हैं। दूसरा मेथड है विड्रोल और क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, देखिए जब मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं उस दौरान मेल को पहले ही अंदर फीलिंग आ जाती है कि भाई इस टाइम फीमेल जो है वो बॉडी से रिलीज होने वाला है, तो फीमेल के अंदर ही स्पर्म है। तो अगर मेल जस्ट बॉडी में फीमेल रिलीव करने से पहले अपने पेनिस को बाहर निकाल ले, जिसकी फीमेल की बॉडी में एंटर ही ना करे, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो विड्रोल और क्वाइटस इंटरप्टस में क्या है, विड्रॉइंग पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन ऑफ फीमेल, फीमेल की इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर दिया जाए। फिर आता है लैक्टेशनल एमेनोरेया। क्या है ये लैक्टेशनल एमेनोरेया, क्या होता है, देखिए जब फीमेल मदर बनती है ना, तो प्रेगनेंसी के बाद मतलब 9th मंथ की प्रेगनेंसी के बाद एक पीरियड आता है जिसे बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। उस लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, तो वो लगभग 6 महीने तक, किसी महिला में पहले भी हो जाती है, कम भी होती है, और किसी में 6 महीने तक भी होती है जब मदर के मिल्क आता है, ठीक है। तो उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। उस लैक्टेशन पीरियड में 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड अगर क्वाइटस किया जाए या मैं बोलूं इंटरकोर्स किया जाए, तो उस टाइम प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा नेचुरल मेथड के अंदर हमारी जो मैं बोल सकती हूँ चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये काम करे। इसके बाद बात करते हैं आगे हम आर्टिफिशियल मेथड की। किसकी, आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहले आता है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब रोक ही लगा दो, फीमेल को वेजाइना में जाने से रोक लगा दो और वेजाइना को फीमेल को इफेक्ट करने से रोक लगा दो, रोक लगा दी हमने। तो पहला क्या है, कॉन्डम्स। इसमें क्या है, सबसे पहले आता है कॉन्डम्स, जो मोस्ट इफेक्टिव वे है, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए आती है कॉन्डम। उसके बाद मेड ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीट। किसका बना होता है, थिन रबर या लेटेक्स शीट का बना होता है। डिस्पोजेबल होता है यानी इजी टू डिस्पोज होता है। सेल्फ इंसर्टेड यानी खुद ही इंसान यूज कर सकता है, मेल भी फीमेल भी। प्रोवाइड प्राइवेसी, सीधी सी बात है, खुद ही यूज कर सकते हो, दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम यूज कर रहे हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स। स्पेशल पॉइंट, ये हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि वो बीमारियां जो इंटरकोर्स के दौरान ही फैलती है उन बीमारियों से बचाता है, जैसे कि एड्स हो गई, ठीक है। और इसका पॉपुलर ब्रांड क्या है, निरोध, जो कि मेल्स में यूज होता है। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम यूज्ड इन मेल्स, ठीक है, नर में यूज होता है। उसके बाद आ जाते हैं 3 और डिवाइसेस हैं, एक है डायफ्राम, एक है सर्वाइकल कैप और एक है वोल्ट। तो ये तीनों डिवाइसेस बैरियर मेथड में ही आती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा यूज की जाती है, सिर्फ और सिर्फ मादा यानी नारी के द्वारा, फीमेल के द्वारा, महिला के द्वारा यूज की जाती है। ये रबर की बनी होती है और ये रीयूजेबल होती है, इसे बार बार यूज किया जा सकता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आती है आईयूडीज। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेज, यानी ऐसी कुछ चीजें जो यूट्रस के अंदर
डाली जाती है। मोस्ट वाइडली अफेक्टेड इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड की गई है और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में से एक है ये, ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में से एक है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के जितने भी हमने गुण देखे थे उनमें से ज्यादातर इसमें पाएंगे, ठीक है। अब ये 3 टाइप की होती है। पहली है नॉन मेडिकेटेड, ध्यान से देखिएगा 3 टाइप की होती है, तीनों में डिफरेंस है। पहली है नॉन मेडिकेटेड, दूसरी है कॉपर रिलीजिंग, तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग। तो नॉन मेडिकेटेड का मतलब क्या हुआ? नॉन मेडिकेटेड जो होती है, इसका एग्जांपल है लिपिज लूप। इसमें क्या होता है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस होती है, यानी अगर फीमेल के वेजाइना में या फीमेल की यूट्रस में स्पर्म एंटर किया और उसने नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लगाई हुई है वहां पर, तो वो क्या करेगी, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस कर लेगी। फेगोसाइटोसिस का मतलब स्पर्म को खा जाएगी एक तरीके से, ठीक है। दूसरी आती है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या करेगी, नाम से पता लग रहा है कॉपर रिलीज करेगी, और उस कॉपर से क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। यानी स्पर्म जो तैरता हुआ चल रहा था, जिसको यूट्रस तक तैरते हुए जाना है, उसकी मोटिलिटी कम हो गई है, वो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। और उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, यानी अगर उसको ओवम मिल भी गया तो वो स्पर्म जो है वो उसमें एंटर करे, उस फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को ही कम कर देता है। कौन? कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इसका एग्जांपल क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है। ये तीनों इसके एग्जांपल है, सप्रेस्ड स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। फिर आती है हार्मोन रिलीजिंग। ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है, जैसे कि LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट, ये दोनों ही हार्मोन रिलीजिंग होती है। लेकिन ये इफेक्ट करती है, ये फीमेल के यूट्रस को ही ऐसा बना देती है कि अगर स्पर्म आया तो वो मर जाएगा। ऐसा वहां पे एनवायरमेंट बना देती है कि स्पर्म आएगा तो भी मर जाएगा। दूसरा क्या करती है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गई, जायगोट बन भी गया, तो अब वो जायगोट जो है वो हमारी फीमेल के यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा, चिपक ही नहीं पाएगा वहां पे, ऐसा सराउंडिंग बना देती है, ठीक है। तो मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं होने देती और सर्विक्स में स्पर्म को नहीं ग्रो करने देती, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाती है हमारी क्या, इसके बाद आ जाती है हमारी ओरल पिल्स, ठीक है। हमने नेचुरल मेथड पहले कर ली, फिर आर्टिफिशियल मेथड में बैरियर मेथड किया, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की, अब गोलियों की बात करते हैं। ओरल पिल मतलब सीधे ओरल, मुंह के थ्रू हमने जो गोलियां, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी प्रोजेस्टेरोन डाल दिया जाता है दवाई में, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन डाल दिया जाता है। ऑल्सो यूज्ड एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। इन्हें और भी कई तरीकों से यूज किया जा सकता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की इंजेक्शन दिए जाते हैं। इम्प्लांट यानी कुछ डिवाइसेस होते हैं जो स्किन के नीचे लगा दी जाती है, ठीक है, और अंडर द स्किन यूज की जाती है, ठीक है। यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ओरल पिल है, पिल मतलब गोलियां, तो ये टैबलेट के थ्रू ली जाती है। फॉर फीमेल्स, ये महिलाओं के लिए होती है। इनहिबिट ओव्यूलेशन, पहली बात तो ये महिलाओं में ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती, मतलब ओवम बनने ही नहीं देती। एंड इम्प्लांटेशन, अगर ओवम बन जाए, जाइगोट बन जाए, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म। और तीसरा काम, मतलब कितने काम कर रही है ना, देखो, ओव्यूलेशन ही नहीं होने दे रही, एक तो ओवम ही नहीं बनने देगी, बाई चांस ओवम बन भी गया तो फर्टिलाइजेशन हो भी गया, नहीं सॉरी, ओवम बन भी गया तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगी, क्योंकि वो जो सर्विक्स है उसके म्यूकस को ही स्पर्म के लिए मुश्किल कर रही है, तो स्पर्म ही ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, यानी कि ये कितनी तगड़ी है ओरल पिल, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बहुत 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 स्टार मार्क करिएगा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, सहेली। वंस अ वीक पिल है, यानी हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है। नॉन स्टीरॉयडल है ये, ठीक है। डेवलप्ड इन CDRI लखनऊ, इस पॉइंट को मार्क किया जाए, CDRI लखनऊ में इसे बनाया गया था, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में से डेवलप किया गया था। लेस साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल मेथड पे। सर्जिकल मेथड मतलब पंगा ही खत्म करो यार, हमेशा के लिए खत्म करो। अब जैसे कॉन्डम्स है, आप यूज करोगे, जब जब इंटरकोर्स होगा तब तब यूज करनी पड़ेगी। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, तब तब यूज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पिल्स हैं, तब तब यूज करनी पड़ेगी आफ्टर द इंटरकोर्स, ठीक है। बट सर्जिकल मेथड मतलब सब कुछ खत्म ही कर दो भाई, टंटा ही खत्म कर दो, सोचना ही ना पड़े। तो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन मतलब खत्म कर दिया। ब्लॉक गेमीट ट्रांसपोर्ट, गेमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया। इसमें क्या होती है, दो होती है, मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी, मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी और फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी। नाम से ही पता लग रहा है, ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब में होती है तो ट्यूबेक्टोमी, और मेल्स में वाफ डिफरेंस में होती है तो वेसेक्टोमी, ठीक है। क्या होता है, देखिए, फीमेल का आप सभी जानते हैं, ये हमारा फीमेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं यूट्रस का, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ओवरी हो गई जो फिम्बरी से अटैच होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये यहां से देखिए, यहां से काट देती है, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया। अब अगर ओवम आया भी तो यहीं रह जाएगा, और स्पर्म आया भी तो यहीं रह जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं। क्लियर। चलिए, वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, ये हमारी टेस्टिस है, टेस्टिस पे ये एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस फिनिकली वॉव डिफरेंस। अब देखिए, अगर यहां से देखिए स्पर्म आया भी, इसको काट दिया, स्पर्म आया भी तो यहीं रह गया,
तो कितनी मर्जी इंटरकोर्स हो, स्पर्म पहुंचेगा ही नहीं, पेनिस तक ही नहीं पहुंचेगा, तो भाई फर्टिलाइजेशन क्या होगी, ठीक है, फीमेल के तक कैसे पहुंचेगी। तो इसमें क्या करते हैं, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं, काट के बांध देते हैं, और वेसेक्टोमी में वाफ डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेल्स में होता है। चलिए, उसके बाद क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। थोड़ा सा चैप्टर बचा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एमटीपी, यानी एक तरीके से अबॉर्शन, मेडिकली हमने प्रेगनेंसी को रोक दिया। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल मतलब खुद सोच समझ के किया जाए, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से किया जाए, ऐच्छिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। लीगलाइज इन इंडिया इन 1971 में इंडिया में लीगलाइज हुआ, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, क्योंकि देखिए ऐसा भी बहुत बार होता था कि मान लीजिए फीमेल की बॉडी तैयार ही नहीं है, बट हमें पता लगा फीमेल तो प्रेग्नेंट हो गई, बट उसकी बॉडी तैयार ही नहीं है, अगर बच्चा उसमें रहेगा तो फीमेल मर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में तो अबॉर्शन करना ही पड़ेगा ना, महिला को बचाओ या बच्चे को बचाओ, ठीक है। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उसे लगता है कि आज मैं कैपेबल नहीं हूं अपने बच्चे के लिए, तो अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए ये चीज लीगलाइज की गई, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे जनरली अबॉर्शन बोलते हैं। 1971 में की गई, लेकिन रूल्स के साथ। कहीं ऐसा ना हो ना कि आप बार बार करवा रहे हो, ठीक है, या फीमेल देख के आप जेंडर पता करके करवा रहे हो। तो सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, पहले ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 महीने में, यानी 12 वीक में, पहले 12 वीक में ही ये सेफ होता है, उसके बाद रिस्क हो जाते हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन करवाना है तो पहले 3 महीने में करवा देना चाहिए। उसके बाद आती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि ऐसी डिसीज जो यौन संबंधों से यानी कि इंटरकोर्स से ही फैलती है। एसटीडी बोलते हैं इसे वेनरल डिसीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, आरटीआई, वीडी या एसटीडी, ठीक है। ये कौन कौन सी है, तो नाम आपको पक्का याद रखने हैं, ठीक है, ट्रिक मैं आपको बाद में दूंगी। गोनोरिया, नंबर 1 गोनोरिया, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडिएसिस, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारी की सारी बीमारियां हैं जो कि क्या है, एसटीडी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखनी है, जो जेनाइटल हर्ब्स है, एड्स है और हेपेटाइटिस बी है, ये तीनों की तीनों नॉन क्यूरेबल बीमारी है, यानी इनका क्योर नहीं किया जा सकता। और इसमें अगर मैं स्पेशली एड्स की बात करूं तो एड्स सबसे ज्यादा फेटल डिसीज है, जो कि एचआईवी वायरस से होती है, मोस्ट डेंजरस है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इसकी बहुत डिटेल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो पेरेंट्स तो बनना चाहते हैं, बट उनकी बॉडी ही उनका साथ नहीं देती। मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम हो सकता है, फीमेल की जो यूट्रस है वो तैयार ही नहीं होगा बच्चे को रखने के लिए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिस वजह से वो पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, यानी वो इनफर्टाइल है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को क्योर करने के लिए या ठीक करने के लिए टेक्निक आई जिसे बोलते हैं आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी रिप्रोडक्शन करने में मदद करती है कुछ टेक्नोलॉजी जो कि असिस्ट करती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप की होती है, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो मतलब जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया जाए, यानी कि जो फीमेल ओवा है और जो मेल गेमीट है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, फीमेल की बॉडी के बाहर हो। और इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी के अंदर हो, ठीक है। अब इन विट्रो में 2 टाइप की होती है, देखिए, जिफ्ट और आईयूटी। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और आईयूटी मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, सुनिए ध्यान से, एक तरीके से ना ये टेस्ट ट्यूब बेबी में भी यूज किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यही है, टेस्ट ट्यूब ली, इसमें फीमेल का ओवम डाला जाता है, निकाल के उसकी बॉडी से इसमें स्पर्म डाला जाता है, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। 8 सेल तक इसको ग्रो करवाया जाता है। 8 सेल स्टेज आने पर अगर हम इसे फीमेल की बॉडी में डाल दें तो उसे बोलते हैं, और देखिए 8 सेल स्टेज आने तक अगर फीमेल की बॉडी में डाल दे तो कहां डलेगा, ये फेलोपियन ट्यूब में डलेगा, और इसे बोलेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर या इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। 8 सेल तक अगर हम इसे फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में डाल दे उसे बोलेंगे जिफ्ट। लेकिन अगर 8 सेल के बाद डालेंगे तो उसे हमें यूट्रस में डालना पड़ेगा और उसे बोलेंगे आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बात समझ में आई। 8 तक फेलोपियन ट्यूब में, 8 से ज्यादा यूट्रस में। फेलोपियन ट्यूब में डालोगे तो जिफ्ट और यूट्रस में डालोगे तो आईयूटी, क्लियर। चलिए, इन विवो में क्या होता है, इन विवो में आता है गिफ्ट। सबसे पहले क्या आता है, गिफ्ट में क्या होता है, देखिए, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, देखिए, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है। इसके अंदर मेल का जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में डाल दिए जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। आईएआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी सेम टू सेम है। अगर इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा दिया जाएगा, वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो चैप्टर में कहीं पे लिखे हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए आरसीएच क्या है, आरसीएच की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर ही फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें चलती है। एमएमआर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि एक महिला जो मां बनने वाली है उनकी मरने की संख्या।
IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की मरने की संख्या, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संबंधों से फैलने वाली बीमारियां, IUDs इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस यानी ऐसे यंत्र जो कि यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स एक बीमारी है जो कि बहुत फेटल है, किससे होती है? HIV वायरस से होती है, जो कि है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसका RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर आ जाते हैं फेमस स्लोगन, हमारे चैप्टर में एक बात की गई है, हमारे दो एक स्लोगन की, तो ये इस चैप्टर में बात की गई है, बताना जरूरी था। और मैरिज एज जो है वो क्या है? मेल्स की 18 साल और फीमेल की 21 साल, ठीक है, शादी की आयु बताई गई है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और है, ICSI क्या होता है? ICSI होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी एक इंजेक्शन जो कि स्पर्म साइटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। टाइप ऑफ इनविट्रो, RT होता है इनविट्रो मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, इनविट्रो। और स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, इसमें डायरेक्टली ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया खत्म। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमने यहाँ पर गिफ्ट किया ना, ये गिफ्ट एक तरीके से सैरोगेसी वाला कंडीशन जो है वो आ जाती है, इन विवो के अंदर सैरोगेसी आ जाती है, ठीक है। जब फीमेल जो है वो नहीं कर सकती तो क्या किया जाता है? गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।